कैसे हो मेरे 12th क्लास के बहादुर सैनिकों? तैयारी चल रही है ना 2023 के लिए? तो आइए टारगेट 2023 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को फिर से एक बार मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होती है? कुछ एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसकी जो संरचना है आपको बताना है कि चार में से किसमें एचसीपी संरचना है। तो इसको याद रखने के लिए हम चाहेंगे कि आप मेरा पहले एक ट्रिक याद रखिए, ये थोड़ा सा चीज याद रखिए। देखिए क्या याद रखना है, तो जान मांगे, जान मांगे, क्या मांगे भाई? जान। तो वीवो मोबाइल कैमरा, और ये बेकार में मांगे, जान मांगे वीवो मोबाइल सीडी बेकार में। तो ये याद रखिएगा, एक ट्रिक हमने आपके लिए बताया। इसमें सभी जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं उस सब में एचसीपी संरचना होती है, वो एचसीपी में क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं जो आपकी जान है ना, और ध्यान रखना है कि जान बेकार में कुछ ना मांगे। तो ये है आपका जिंक हो जाएगा। ये एचसीपी की बात है। अगर मैं दोस्त बात करूं सीसीपी की, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और आपको बात करूं, तो सीसीपी में होता क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं लोहा सोना चांदी प्लैटिनम मांगे। ये जो है ना हम लोग अपनी तरफ से मांगे लिख देंगे याद रखने के लिए। क्यों नहीं लोहा सोना चांदी प्लैटिनम मांगे, ये सब कुछ है आपका। देखिए ये है एचसीपी और ये है आपका सीसीपी, याद रखिएगा। क्यों नहीं माने कॉपर निकेल लोहा गोल्ड चांदी प्लैटिनम जो होता है ये सब सीसीपी में रहता है। तो याद रखिएगा एचसीपी के लिए जान मांगे वीवो मोबाइल और सीडी बेकार में, और ये हो गया सीसीपी के लिए कि क्यों नहीं सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम पीतल में, इसमें एल्युमिनियम भी आता है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई होगी। तो दोस्त इसे समझने के लिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप समय दें, यहां पर देखें। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास सरल एकक कोष्ठिका है, तो ये है a बराबर 2r, आपको याद है a और r के बीच का रिलेशन। अगर आपके पास FCC है जो कि वहां पर लिखा हुआ है FCC, तो ये a बराबर 2√2r होता है, और एक होता और BCC। तो BCC बराबर क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं a बराबर 4r/√3 होता है। तो अब देखेंगे कि फलक केंद्रीय है मतलब FCC, तो FCC में तो होता है क्या चीज, a बराबर 2√2r, और इसमें तो a बराबर 2√2r कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो क्या उसका जवाब गलत है? ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए मुझे। एक्चुअली कैसे बताएंगे, हम तो खुद ही बता देंगे, ऑनलाइन क्लास है नहीं। हम आपको बता रहे, इसमें आंसर है। आप देखिए कि क्या हो सकता है। देखिए ये होता है FCC के लिए। सोचिए जरा कि अगर √2 से हम इसमें डिवाइड कर दें और √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी के 4 बटा कितना हो जाएगा √2। तो ये 4/√2 इसका सही जवाब है। समझ आया आपको? कोर की लंबाई a हो गई और r जहां की त्रिज्या है। अब आइए, एक क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या क्या होती है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां समझते हैं दोस्त। देखिए मान लीजिए कि क्रिस्टल जालक में ये तीसरका के लिए हम लोग समझाते हैं। क्रिस्टल जालक में अगर n गो एटम है, कुल कितने एटम हैं, n एटम n परमाणु क्रिस्टलीकृत हुए हैं, जालक का निर्माण कर रहे हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होता है, टीबी कर ले टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये हो जाता है 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये हो जाता है n।
मतलब कि अगर कुल n गो एटम क्रिस्टल, देखो अगर आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा भाई तब तो ये सब समझना बहुत माने टेढ़ी खीर हो जाएगी। टेढ़ी माने कठिन हो जाएगा, खीर कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वो सीधा ही रहता है। तो अगर आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा तो पहले सॉलिड स्टेट पढ़िए। मैं कह रहा था कि अगर कोई क्रिस्टलीकरण हो रहा है और उसमें n गो एटम शामिल है, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने शामिल हो रहे हैं गोला उसमें, n गो। तो अब उस स्थिति में दो तरह का रिक्तिकाएं होती हैं, वॉइड्स होता है। एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर n गो गोला है तो 2n रिक्तिका होगी, और ऑक्टाहेड्रल होता है n, माने 50 गो गोला अगर शामिल है आपके क्रिस्टलीकरण में तो 50 गो होगा ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका, और 100 होगा चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो हमसे क्या कहा गया कि एक क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय, मतलब कि एक परमाणु पर कितना अष्टफलकीय रिक्तिका बनता है, तो एक परमाणु पर एक गो ही अष्टफलकीय रिक्तिका बनता है। प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिका कितना बनता है, एक बनता है। समझ गए। उसके बाद आइए सटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व क्या होता है। तो देखो वह सटकी दोष क्या है, पहले इसको समझना होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये जानिए कि सटकी दोष क्या होता है। तो होता ये है कि अगर ये एक यहाँ पर कोई प्लस है, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, Cl माइनस है, तो होता यह है सटकी दोष में कि एक ही साथ एक धनायन और एक ऋणायन निकल जाते हैं। तो जहाँ से निकलते हैं वो जगह खाली हो जाता है। तो जहाँ से निकलते हैं वो जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ से भी निकल गए तो जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो अब बताइए कि जगह अगर खाली हो रहा है, धनायन और ऋणायन एक ही साथ बाहर निकल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जब खाली हो रहा है तो घनत्व तो क्या होगा, स्वाभाविक घटेगा। सटकी दोष में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक छोड़ के निकल जाते हैं। सटकी दोष में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, आप अपने दोस्त के साथ, किसी वजह से आपके दोस्त को पार्टी ठीक नहीं लग रहा, किसी भी वजह से वो कह रहा है कि हम घर चलेंगे भाई, तो आप बोलेंगे, ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम जहाँ हम रुकेंगे। अगर आप दोस्त हैं, एक साथ गए हैं, तो वो बोला घर चले, तो आप बोलेंगे चलो ठीक है। आप मनाने की शायद कोशिश करें, रुक जाओ, नहीं मानता तो बोले चलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आप दोनों आदमी एक साथ हटे तो कुछ तो पार्टी की डेंसिटी घटी। तो सटकी दोष के कारण जो होते हैं ना, ठोस के घनत्व बीच वाइज सही होगा, घट जाता है। अच्छा दोस्त एक बात और बता दें कि सटकी दोष जो होते हैं NaCl, KCl, CaCl इत्यादि में पाया जाता है, इसको एकदम आपको नोट करना होगा। इसके लिए जैसे NaCl होता है, KCl होता है, CaCl, इसमें होता ये है कि जब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग बराबर होती है तो सटकी दोष दिखाता है। मतलब आपकी जो फ्रेंडशिप है लगभग आपके हम उम्र के लोगों के साथ, वो सटकी दोष की तरह है, जब धनायन ऋणायन दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। किस वर्ग के तत्व से Si माने सिलिकॉन एक अर्धचालक है को डोपित करने मैंने अपमिश्रित करने पर P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो देखो दोस्त इसे समझते हैं थोड़ा सा। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहां से देखिए, हिंट्स दिखा रहा हूं आपको। आपके पास है वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15। तो 13 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3। वर्ग 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये होते हैं 4। अब वर्ग 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ध्यान से सुनिएगा, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसी 14 का है आपका सिलिकॉन जर्मेनियम, जिसका डोपन किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जनरली। तो अगर आप वर्ग 13 माने 3 वैलेंसी वाले को उठा के डाल दीजिएगा 14 में, तो इसके पास अपनी वैलेंसी 4, तो ये तो घट गई ना। तो घटने के कारण P टाइप का अर्धचालक बनता है पॉजिटिव। तो वर्ग 13 के तत्व से बनेगा, इधर से देखिए, याद करिए मैंने क्या बताया होगा क्लास में कि मान लीजिए कि बीच वाला हिस्सा मेरा वर्ग 14 है, ठीक है, इसी में सिलिकॉन है, तो ये मेरा दाएं हाथ है, ये दाएं हाथ है, तो इससे उठाकर किसमें डालना है, तो दाएं हाथ माने पॉजिटिव। याद करो, जब भी आप दाएं हाथ से खाना खाते हो तो माँ ने मारा नहीं ना मारा, लेकिन जब बाएं हाथ उठाए तो माँ ने मारा, क्योंकि माँ की नज़र में बाएं हाथ से खाना नेगेटिव था। तो जब इधर वाला देखो, मैं 14 हो गया, इधर वाला बीच वाला हिस्सा मैं पूरा मैं ही हूँ, लेकिन इधर समझिए, ये हाथ मेरा 13,
वर्ग 13, ये वाला बीच वाला हिस्सा वर्ग 14 जिसका डोपन करना इसी में उठा के डालना है, और ये है वर्ग 15। तो जब आप वर्ग 13 से उठा के डालोगे 14 में तो पी टाइप माने अच्छी बात है, धनात्मक पॉजिटिव बनेगा। अगर वर्ग 15 से उठा के डाल दिए तो भाई मम्मी जो है ना वो डंटा रखी हुई सटकी आपको बस सटका देगी। तो याद रखिएगा, तो वर्ग 13 जो बनाएगा ये पॉजिटिव बनाता है, ये पी टाइप बनाता है पॉजिटिव, और वर्ग 15 जो है एन टाइप बनाता है, मतलब ये नेगेटिव बनाता है। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया, वर्ग 13 हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक होता। अरे भाई साहब ये तो एक बस मैंने इसे लिख दिया, दिख गया क्वेश्चन, तो बहुत बार आया हुआ है। अब जानते हैं कि जो कार्बन है उसके अपरूप हैं, ये सब दिया हुआ, तो हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल वगैरह, तो इनमें से जो ग्रेफाइट है अधातु होने के बावजूद उष्मा और विद्युत का चालक होता है। अधातु होने के बावजूद क्या होता है, उष्मा और विद्युत का चालक होता है। तो इसका जवाब ये होगा। लेकिन जितने मेरे स्टूडेंट, मेरे बहादुर शेर जो इनको लड़ाई लड़नी है 2023 में, ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके इस सवाल का जवाब बताएंगे। सभी A to Z गलत या सही कुछ भी जवाब देना है कि आखिर ग्रेफाइट जब अधातु है तो विद्युत का चालक क्यों है। आखिर उस अधातु में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी खूबी है जिसके वजह से वो विद्युत का चालक हो जाता है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब आइए, वो कौन सा ऑक्साइड है जो विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी ताप पर निर्भर करता है। देखो दोस्त, मैंने कल बताया था कि कुछ ऑक्साइड होते हैं जो एकदम से मेटल जैसा बिहेव करते हैं, कल वाले वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो विद्युत के चालक हो या विद्युत का कुचालक, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। माने ताप द्वारा यह डिसाइड होगा कि वो विद्युत के चालक होंगे अथवा विद्युत के कुचालक होंगे। तो अगर ऐसा कोई पदार्थ अगर पता चले कि कौन सा ताप के साथ उनकी चालकता बदलती है, तो ऐसे पदार्थ के बारे में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये 2 लाइन सीख लीजिए, उसके बाद आगे तो हम लोग को पढ़ना ही है। देखिए, VO वेनेडियम ऑक्साइड, VO2 वेनेडियम डाइऑक्साइड, VO3 वेनेडियम ट्राइऑक्साइड और TiO3, ये ताप के साथ इनकी चालकता बदलती है। टेम्परेचर विद टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर के साथ इनकी चालकता घटती बढ़ती है। तो भाई साहब क्या अगर मैं इसमें टिक न लगाऊं तो आप नहीं लगाइएगा, ऐसा जुल्म मत करो भाई, अपने से टिक लगा लिया करो कि कौन सही है। अब आइए नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकत्व माने डायामैग्नेटिज्म दिखाता है। यार मेरे पैर में ना ये वायर है वो फंस जा रहा है। कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकत्व दिखाता है। तो देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। अब वो रिवीजन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत शब्दों के बारे में बता दूं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर उनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिएगा तो एकदम भागेगा, एकदम दूर भागेगा। माने समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी घर में घुस गए और उधर कुत्ता है, वो भौंकना शुरू किया, तो जैसे उस कुत्ता के फील्ड में आप भाई पहुंचे, अब आप ताहे ना भागे उल्टे पैर, तो आप उसमें प्रति चुंबकीय हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख दें और वो विपरीत दिशा में विकर्षित हो जाए, माने उसकी उल्टी दिशा में उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाए, अगर वो रिपेल हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि वो डायामैग्नेटिज्म है, वो प्रतिचुंबकीय है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, इसीलिए डायामैग्नेटिक का नेचर आता है। इस सवाल को जानने से पहले आप जानिए कि बेंजीन जो है ना C6H6, और एक बात याद रखना दोस्त, जो नमक है वो, सॉरी मैंने पानी लिख दिया लेकिन नमक भी लिखने वाला हूं। ये जो नमक है ये डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, तो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो अब तो बिना बताए भी आप बता देंगे, लेकिन आपको एक और बात इंपॉर्टेंट मैं चाहूंगा कि आप जान लीजिए। एक शब्द होता है पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। तो जो ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं वो है अनुचुंबकीय, तो ये अनुचुंबकीय है। इवन Cu++ और Fe3+ भी अनुचुंबकीय है। तो याद रखिएगा आप लोग कि O2, Cu++ और Fe3 पर अनुचुंबकीय है, और इसमें से ये H2O जो है ये है प्रतिचुंबकीय। स्टूडेंट्स, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं, आप अपने तरफ से भी जो चैप्टर आपने पढ़े हैं कोशिश करिए कि उसके
सभी ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाएं और साथ ही जो मैं बताते चल रहा हूं आपको हिंट्स के रूप में, इन्हें भी नोट करते चलिए, जिससे आपका क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इसमें से अगर चॉइस कोई बदल के आ गया तो उसका जवाब भी आप देने में सक्षम होंगे। तो फिर भेंट होगी अगले वीडियो में टारगेट 2023 के लिए। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए। मेरी शुभकामना आपके साथ है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।